आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिक के इस नए सेशन में, जिसमें हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और नंबर सिस्टम का जो पहला सब टॉपिक था नंबर ऑफ डिजिट, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम अंकों की संख्या गिन रहे थे, है ना। तो पीछे के सेशंस को आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो टॉपिक नंबर 2 था, जिसे हम स्टार्ट किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब कि संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। हम नंबर्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे ही आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक नंबर फॉलो करता होगा तो इस नंबर को बिलोंग करता है। जैसे जब हमने नंबर को पहली बार डिवाइड किया था तो एक रियल नंबर बोला था और दूसरे को इमेजिनरी नंबर बोला था, है ना। अगर पीछे के सेशंस में जाएंगे तो ये सब सारे डिस्कशंस हो चुके हैं, बस एक क्विक रिवीजन हो रहा है कि हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जो टॉपिक नंबर 2 है नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, उसके उन लेक्चर्स में हमने देखा है कि नंबर को पहले हमने डिवाइड किया था रियल नंबर एक वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, ठीक है। और फिर उसके बाद रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक को बोला था इंटीजर और एक को बोला था डेसिमल। इंटीजर का जो हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं पूर्णांक बोल देते हैं, और डेसिमल को दशमलव बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी का मीनिंग ये होता है। फिर इंटीजर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक को बोला था नेगेटिव इंटीजर जिसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, एक को डिवाइड किया था जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक, तीसरे को बोला था पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। अगर नंबर लाइन पे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो ये बीच में आ जाता है जीरो इंटीजर, इसके राइट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। और इंटीजर्स की जो बात हुई थी, इंटीजर्स अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इंटीजर्स आर कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। हम 1/2 को इंटीजर नहीं बोल सकते, वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखते थे रेशनल नंबर को, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या था कि रूट के अंदर माइनस आ गया है तो इसको क्या बोल देंगे, इमेजिनरी नंबर, और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद डेसिमल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल दिया था, एक को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बोल दिया था, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोला जाता है शांत दशमलव। शांत दशमलव का अर्थ ये निकलता है कि जैसे हमने बोल दिया 2.4 या फिर 2.4, इसका मतलब ये डेसिमल जो पॉइंट के बाद 4 आया है उसके बाद से कोई हलचल उसमें नहीं है और शांत हो चुका है ना। अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है आगे की कुछ भी, तो 2.4 हमें एक वैल्यू मिल गई, उसमें कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है ना। उसका हमने क्या किया, 2.4 बस लिख करके हम चुप हो गए, शांत हो गए, ये दशमलव क्या हो गया, शांत। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में क्या होता है कि डेसिमल तो होता है ना, डेसिमल होता है लेकिन शांत नहीं होता हो। लेकिन उसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है कि कोई ऐसा डिजिट होता है डेसिमल के बाद या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। 2.444444 आता जाएगा, ये क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति किसकी, 4 की। जैसे हम बोल रहे क्या, 2.252525, तो डेसिमल के बाद ये दो डिजिट है 25 जो बार बार क्या हो रहे हैं, रीअकर हो रहे हैं, रीअकर हो रहे हैं। रीअकर का मतलब होता है कि पुनः आवृत्ति, बार बार होना, है ना। एक डेफिनेट पैटर्न या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हें बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये देखिए शांत नहीं है, इनमें प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, 2.5 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एक तो ये शांत भी नहीं होते, अशांत होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा होता है, ठीक। जैसे हमने देखा कि 2.4432194621, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये सब डिस्कशन हो चुके हैं, लेकिन आप थंबनेल में और या फिर वीडियो के टाइटल में देख रहे होंगे, उसमें पड़ा हुआ है प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में बोल देते हैं हम क्या, अभाज्य संख्या। तो जो हमारा डिस्कशन है आज का, प्राइम नंबर की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। प्राइम नंबर की तरफ जो हमें डिस्कशन का हिस्सा क्या है, अभाज्य संख्या। आप लोगों को छोटी क्लासेस में अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में प्राइम नंबर पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे।
बहुत ही बेहतर से बहुत ही बेहतर ढंग से, और जहां से एकदम रूट लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, और जहां तक उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कशन होंगी या फिर लेक्चर्स चलेंगे। और जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्राइम नंबर्स के बेसिस पे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो बेहद ही ध्यान से, बेहद ही आराम से, धीरे धीरे प्राइम नंबर को हम समझते हैं रूट लेवल से। तो प्राइम नंबर को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। जैसे हमने नाम सुना होगा नेचुरल नंबर का, जिसे प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर का जिन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, है ना। और एक दो टर्म आते हैं, एक को बोलते हैं फैक्टर और एक को बोलते हैं मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं क्या, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोल देते हैं, गुणनखंड, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणक। तो इनके बारे में भी डिस्कशंस होंगे। बिना इन्हें जाने हम प्राइम नंबर्स को नहीं जान सकते। अभाज्य संख्या क्या होती है उनको डिफाइन करना बेहद ही मुश्किल होगा। तो हमें पहले जानना होगा फैक्टर्स को, हमें जानना होगा मल्टीपल्स को, और धीरे धीरे इन सब टर्म्स को हम जानते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे और प्राइम नंबर्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो हमको पता है ना, नंबर लाइन पे जो जीरो के इधर होते हैं, जो जीरो के लेफ्ट में होते हैं, इन्हें बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के जो राइट में होते हैं उन्हें बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारा काम क्या है, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को या फिर इंटीजर्स को ही पहले क्लासिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमारा चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं को वर्गीकरण करते हुए 2-3 लेक्चर इस पे चल चुके हैं, और कुछ बेहद ही जरूरी टर्म्स जो हैं उन्हें हम समझ चुके हैं कि किन संख्याओं को क्या कहते हैं। तो आप जाइए प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या, जो पहला सब टॉपिक था नंबर सिस्टम का, वो कंप्लीट हो चुका है ना। जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स हम क्या करते हैं, जैसे वो कोई बोल देता है कि 24 की पावर 36 है, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन, इसको फैला देते हैं या फिर सॉल्व कर देते हैं। इन सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, और इस वैल्यू में कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, अंकों की संख्या होगी, है ना। तो अंकों की संख्या होगी, तो आप हमें ये बताएं कि जब 24 की पावर 36 को जब एक्सपेंड कर देंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ मान आएगा, और उस मान में कितने अंकों की संख्या होगी, ये डिस्कशन हो चुका है। इसको डिस्कशन, ये नंबर ऑफ डिजिट्स पहला टॉपिक था किसका, नंबर सिस्टम का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने बोला कि हम इंटीजर्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये होता है नंबर लाइन, यहाँ पे आया जीरो के राइट में जितना हम लिखते जाएंगे इंटीजर, सबको क्या नाम दे देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के राइट में दाहिने तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जितने भी इधर इंटीजर्स आते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। किस नाम से, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये किधर है, टुवर्ड्स राइट ऑफ जीरो इंटीजर। जो शून्य पूर्णांक है उसके दाहिने तरफ जितने भी पूर्णांक आते हैं, एक से लेकर के अनंत तक, इंफिनिटी तक, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट में अगर बाएं की तरफ हम आए तो हमारे पास जो भी इंटीजर्स मिलते हैं या फिर जो भी पूर्णांक मिलते हैं माइनस इंफिनिटी तक, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, नेगेटिव इंटीजर। इन्हें क्या नाम देते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स, जिन्हें हिंदी में हम बोल देते हैं क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या नाम देते हैं इनको, ऋणात्मक पूर्णांक, इन्हें बोल देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्हें हम बोल देते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक की बातें डिस्कस हो चुकी है और आप जानते भी होंगे, लेकिन इन सबका रोल है, कैसे रोल है हम बताते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, नेगेटिव इंटीजर्स हुए, और ये जो बीच में होता है इसको क्या बोल देते हैं, जीरो इंटीजर। क्या बोल देते हैं, जीरो इंटीजर। अब कोई एक बोले कि 1/2, अरे 1/2 हमारा क्या होता है, इंटीजर नहीं होता, रेशनल होता है। इंटीजर का मतलब ही होता है पूर्णांक जो अपने आप में कंप्लीट हो। आधा कभी कंप्लीट हो सकता है क्या, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, 0.5, तो अपने आप में कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट नहीं है। हमें क्या करना है, इंटीजर का मतलब ही क्या है, इंटीजर का मतलब क्या है, कंप्लीट इन इटसेल्फ। इंटीजर का मीनिंग ही क्या होता है, कंप्लीट इन इटसेल्फ। क्या होता है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में क्या होता है, वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है, पूर्ण होता है।
ठीक है, इसीलिए उसको नाम दे देते हैं क्या, पूर्णांक। जो अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसे ही बोल देते हैं पूर्णांक। अब बात आती है कि हमने इसको क्लासिफाई कर लिया, हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन इसका यूज है, इसका रोल है आगे के कॉन्सेप्ट्स को, आगे के जो भी टर्म्स हैं उनको समझने में। ठीक, अब हमको कोई बोलता है, जैसे हमने नाम सुना होगा किसका, नेचुरल नंबर का। किसका नाम सुना होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन ये होता है, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि जिन भी इंटीजर्स का पूर्णांक का इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। किसके लिए करते हैं, गिनने के लिए। जैसे कि हमें ये दो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, हमारे पास ये दो आर्टिकल्स हैं, है ना, दो आइडेंटिटीज हैं अलग अलग। तो जब इनको हमको बोला जाएगा कि कितने हैं, तो जिन किनका, एक डस्टर है, एक क्या है हमारे पास, मार्कर है। जब इनको काउंट करेंगे, तो काउंट करने के समय हम शुरुआत कहां से करते हैं, 1 2। हिंदी में कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी भी काउंटिंग आप कभी भी काउंटिंग किए होंगे, जैसे क्लास में ही आपको जब बचपन में ये काउंट करना पड़ता होगा कि क्लास में कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, टोटल हमको पता होता था कितने बच्चे हैं हमारे क्लास में। फिर जब टोटल पता होने के बाद फिर हम काउंटिंग करते थे। तो काउंटिंग में कभी हम आपने ये नहीं देखा होगा कि 1/2, तो 1/2 1/2 1/3 जीरो नहीं, -1 -2। कभी भी काउंटिंग के लिए ऐसी आवाज सुने हैं क्या, नहीं। ऐसे आइडेंटिटीज का नाम, अब ऐसे आप काउंटिंग नहीं करते होंगे, और ना ही काउंटिंग करते हुए किसी को आपने देखा होगा। हमने काउंटिंग जब भी गिनती करी है तो कहां से स्टार्ट करी है, 1 2 3 4 5। इनको ही गिनना था तो हम क्या बोलेंगे, 1 2, है ना। कोई तीसरी आइडेंटिटी होगी उसको बोलेंगे 3, ठीक है, या फिर 3। ऐसे हम काउंटिंग सीखते आए हैं, ऐसे काउंटिंग करते आए हैं। तो जिन इंटीजर्स का यूज हम किसमें करते हैं, काउंटिंग पर्पस के लिए, गिनती करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहां से एक बात समझ पा रहे होंगे, हमने बोला कि जीरो के राइट में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। उन्हें क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और गिनने के लिए हम किनका यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का ही तो यूज कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। किसमें, गिनती के लिए। 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया आएगा, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हमने क्या बोला कि जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम गिनती के लिए करते हैं, दोज नंबर्स which are used for counting purposes are known as natural number। जिन संख्याओं का इस्तेमाल गिनती के लिए किया जाता है उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। या फिर सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक यहां से लेकर के आगे बढ़ते जाए हम, एक से लेकर के जहां तक आगे जाएंगे हमारे सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या समझ पाए, जिन नंबर्स का यूज, जिन पूर्णांक का इस्तेमाल या फिर जिन नंबर्स का यूज हम किसमें करते हैं, काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ऑल द नंबर्स व्हिच आर all the counting integers, all the counting numbers are called as natural numbers। तो नेचुरल नंबर्स का नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। नंबर्स का हम संख्या जानते ही हैं, काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल गिनती के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं all the positive integers are called as natural number।
सारे के सारे जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनका ही इस्तेमाल गिनती के लिए किया जाता है। कभी भी गिनती हम जीरो से नहीं शुरू किए होंगे, है ना। कहीं भी आप सुनेंगे किसी को कि गिनती करे जीरो से स्टार्ट कर दिया, नहीं होता है ऐसा। मजे के लिए आप भले 0 1 2 3 4 कर ले, -1 भी कर ले, लेकिन जो गिनने का तरीका हमेशा से रहा है, पर जो ट्रेडिशनल तरीका रहा है हमेशा से, आप सुने भी होंगे और किए भी होंगे कि हमेशा गिनती कैसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 ना। उसमें हम रेशनल का यूज करते हैं, हम नहीं बोल सकते कि 1/2, है ना। किसी दोस्त को आप नहीं बोल सकते 1/2 1/3, नहीं। हमने कैसा हमेशा जब काउंटिंग स्टार्ट किया है तो कहां से स्टार्ट किया है, किसी भी थिंग को गिनना हो, है ना। किसी भी एनिमल्स, अगर मान लीजिए 10 एनिमल्स हैं तो ग्राउंड पे कोई बोल देता है कि बताओ, गिन करके बताओ कि कितने एनिमल्स हैं यहाँ पे, तो हम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्लास में हम, अगर हमें स्टूडेंट्स गिनती करनी होती थी तब भी 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे बैग में, हमारे बॉक्स में कितने पेंसिल हैं, अगर गिनना स्टार्ट करते हैं तो कैसे गिनते हैं 1 2 3 4, है ना। ऐसे तो गिनती होती। हमें रोटी गिनना होता होगा तो 1 2 3 4। हम कितने लोग टूर पे आए हैं, हम लोग कितने लोग क्या करना है, पिकनिक बनाने आए हैं, तो कैसे गिनती करते हो 1 2 3 4। कितने छूट गए, बस में कौन रह गया, ठीक है। तो ये सब काउंटिंग पर्पज के लिए जिन नंबर्स का यूज होता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल गिनती के लिए किया जाता है उन्हें हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, या फिर बोल सकते हैं ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हमें जानना है क्या, एग्जांपल क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके इन्फिनिटी। कोई बोल दे -1 नहीं है, 0 नहीं है, 1/2 नहीं है, 1.2 नहीं है। ये सारे के सारे ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स नहीं है। नेचुरल नंबर्स ही है जिनका इस्तेमाल हम गिनती के लिए कर रहे हैं, उन्हें बोल देते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं सोचना है, समझना है कि जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती के लिए किया जा रहा है उन्हें बोल देते हैं हम क्या, नेचुरल नंबर। सो कोई पूछेगा, अच्छा ये पूछ दे कि ऑल द इंटीजर्स, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे हमको बोले ट्रू फॉल्स में बोल देगा कि ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल गलत है। क्यों कि सारे इंटीजर्स में तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, नेगेटिव में तो 0 भी आ गया, लेकिन जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है, किन्हें माना है, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को। जैसे अगर हमें कोई बोल दे, फिर से क्या बोल देता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो बिल्कुल सही है कि सारी के सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। एक अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। 2 अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। 3 अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी सारी की सारी क्या होंगी, पूर्णांक ही होंगी, ठीक। अब कोई बोल देता है क्या, एक क्वेश्चन और अराइज क्या करेगा कि ऑल द रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल गलत है। सारे रियल नंबर तो -2 भी है, रियल नंबर तो √2 भी है, रियल नंबर तो 1.2 भी है ना। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या नेचुरल नंबर है। इनका यूज हम किसमें करते हैं, काउंटिंग पर्पज के लिए करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। हमारा क्या, अब कोई बोल दे ऑल द रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारी प्रमेय संख्याएं, है ना, सारी प्रमेय संख्याएं क्या है, इंटीजर्स, सारी की सारी प्रमेय संख्याएं क्या है, इंटीजर्स। तुम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसको नोट करिए आप। फिर से हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद क्या पढ़ना है, होल नंबर के बारे में जानना है। होल नंबर हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को आप समझ पाए होंगे। पहले हमने इंटीजर्स को जाना है, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 जो अपने आप में कंप्लीट होता है उन्हें इंटीजर बोलते हैं। फिर इंटीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक को बोला है क्या, नेगेटिव इंटीजर, एक को बोला है 0 इंटीजर, एक को बोला है पॉजिटिव इंटीजर, एक को बोला है ऋणात्मक पूर्णांक, 0 को बोला है शून्य पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर को बोला है धनात्मक पूर्णांक। फिर जब नेचुरल नंबर की बात आ गई, हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना नंबर को कैसे पहचानेंगे, तो नेचुरल नंबर की जब बात आई, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या है, क्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो जब प्राकृतिक संख्याएं हम किन्हें कहते हैं, जब इसकी बात आई तो हमने एक डेफिनेशन, एक दिमाग ये लगाया कि जिन नंबर्स का यूज हम
काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग पर्पस के लिए हम सब जानते हैं कि एक से स्टार्ट करते हैं, जितनी काउंटिंग होती है वहां तक बोलते जाते हैं, मतलब एक से लेकर के अनंत तक। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर धनात्मक पूर्णांक हैं, इन्हीं का यूज हम किस में कर दे रहे हैं, काउंटिंग पर्पस के लिए। तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, या फिर सभी धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कोई बोलता है कि भाई होल नंबर क्या होता है, क्या बोलता है, होल नंबर। तो होल नंबर कुछ नहीं है, होल नंबर कुछ नहीं है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन था, ये हमारे पास नंबर लाइन है जिसमें हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 जीरो के राइट में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे साथ सारे के सारे इंटीजर्स क्या है, हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर के साथ हमने जीरो को भी ऐड कर लिया, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया, जीरो को भी इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ हमने जीरो को भी ऐड कर लिया। मतलब कि अब यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा हमने सम्मिलित कर लिया। इसका अर्थ ये होगा कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को जीरो इंटीजर्स के साथ सम्मिलित कर दें, पॉजिटिव इंटीजर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर जब एक के साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, कंबाइन हो जाए, है ना, कंबाइन हो जाए, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं होल नंबर। क्या बोल देते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोल देते हैं, पूर्ण होल नंबर। तो होल नंबर का अर्थ ये निकला, होल नंबर का अर्थ ये निकला कि जब हम नेचुरल नंबर के साथ जो जीरो सिंबल है इसको भी ले लेते हैं साथ में, जो शून्य है इसको भी साथ में ले लेते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं होल नंबर। उन्हें क्या बोल देते हैं, होल नंबर। तो क्या लिख लेंगे, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स along with zero integer, along with zero integer are called as whole number। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, पूर्ण संख्या बोल देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या किसके साथ ले लेते हैं, जीरो को साथ उनमें शामिल कर लेते हैं, साथ में ले लेते हैं, मतलब जीरो इंटीजर को और सारे के सारे तरह हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक है, इन सबको एक साथ हमने कंबाइन जब कर लिया उन्हें हमने बोल दिया क्या, होल नंबर। और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने क्लासिफाई किया था, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो जो संख्या गिनती के लिए इस्तेमाल की जाती है और जीरो को भी उनके जब हम साथ में ले लेते हैं तो उन्हें बोल देते हैं होल नंबर। तो यहां से एक चलिए बताइए कि दो बातें हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हैं, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, होल नंबर होती है। लेकिन सारे होल नंबर, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, सारी पूर्ण संख्याएं, सारी की सारी पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं होता। ठीक, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, जीरो एक हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर। तो अब हमें उम्मीद है कि आप नेचुरल नंबर को और होल नंबर को समझ पाए होंगे, होल नंबर को आप समझ पाए होंगे कि अगर हम पहले तो हम पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में कंप्लीट होता है उन्हें हम पूर्णांक बोल देते हैं। फिर पूर्णांक को हमने तीन भागों में विभाजित किया है, पहला क्या, नेगेटिव ऋणात्मक, दूसरा क्या, जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर्स जिन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फिर इन्हीं प्राकृतिक संख्या या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ हमने जीरो इंटीजर को, शून्य पूर्णांक को शामिल कर लिया, शून्य पूर्णांक को शामिल कर लिया, उनको साथ में लेकर के हमने एक तरीके से कंबाइन करने के बाद जो नाम दिया उसे बोल दिया होल नंबर। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आता है, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे हाँ, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो एक बात क्या है, गलत है ना, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो बोल देंगे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, तो ये है कहानी नेचुरल नंबर की और होल नंबर की। हम क्या करेंगे, अगर होल नंबर लिखना हो तो 0 1
2 3 4 5 ऐसे कर करके कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा होल नंबर। तो जीरो के साथ हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लिया, उन्हें बोल दिया क्या, होल। ठीक, समझ पाए हैं आप? बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है आगे। हमको पढ़ना क्या है, हमने थंबनेल में आपने देखा होगा, थंबनेल और वीडियो का जो टाइटल भी है उसमें क्या है, प्राइम नंबर, जिन्हें हिंदी में बोल देते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमें ये पढ़ना है। तो अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हमें दो चीज पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। उसको बोलते हैं फैक्टर मतलब गुणनखंड, और मल्टीपल मतलब गुणक। ठीक, तो अब फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बात कि फैक्टर से पहले हमको डिवाइड करने आना चाहिए, भाग देने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए, भाग देने, कि भैया भाग कैसे दिया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है। ठीक, भाग कैसे देते हैं, तो हमें पढ़ना क्या है, फैक्टर। क्या पढ़ना है, फैक्टर। फैक्टर के साथ साथ क्या पढ़ना है, मल्टीपल। ये दो चीजें पढ़नी है। इनको पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए, डिवीजन। क्या आना चाहिए, डिवीजन। डिवीजन। फैक्टर को क्या बोल देते हैं हिंदी में, गुणनखंड। ये तो बोलते हैं गुणनखंड। और मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणक। क्या बोल देते हैं, गुणक। ठीक, क्या होते हैं अभी डिस्कशन हो जाएगा क्या होते हैं। डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो अगर सपोज सेट यहाँ पे हम जब 4 को, सपोज सेट कि 4 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 4 को 2 से हमने भाग दे दिया। यही तो बचपन से करते आए होंगे, 4 को हमने 2 से भाग दे दिया। जब 4 को हमने 2 से भाग दिया, 4 को जब हमने 2 से भाग दिया, तो हमको कैसे करते थे, भाग देने का विधि यही होता था कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि वो 4 के बराबर आ जाए या फिर 4 से छोटा रह जाए। दो ही कंडीशन। 2 का पहाड़ा ऐसा नहीं पढ़ना है कि 4 से बड़ा चला जाए, ये तो सिखाया जाता है हमें कि 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि या तो 4 के बराबर आ जाए या तो 4 से छोटा रह जाए। तो हम देख रहे हैं 2 एकम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 का शून्य से गुणा करते तो शून्य भी होता है, शून्य को भी लेके चलना है कि 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 2 2 जा क्या हो जाता है, 4। 2 2 जा क्या हो जाता है, 4। 4 में से 4 को फिर ऐसे माइनस कर देते थे, हमारा शून्य आ जाता। तो जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन। क्या बोल देते हैं इनको, डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन मतलब कि भाजक। क्या बोल देते हैं, जिसे भाग देते हैं उसको बोल देते हैं डिविडेंड। क्या बोल देते हैं, डिविडेंड मतलब भाज्य। ठीक, और जितनी बार भाग देते हैं, जितनी बार भाग देते हैं तो उन्हें बोल देते हैं भागफल या फिर कोसेंट। क्या बोल देते हैं, कोसेंट बोल देते हैं या फिर भागफल। ठीक, उसके बाद भाग देने के उपरांत, भाग देने के उपरांत जो भी बच जाता है, यहाँ पे शेषफल क्या बचा है, 0, रिमाइंडर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर या फिर शेषफल। ठीक, शेषफल, इसका अर्थ ये निकला, आप यहां समझ पाए होंगे कि हमको 4 को 2 से भाग देना था। तो भाग देने की विधि ये होती है कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो या तो 4 के बराबर आ जाए पहाड़े में, या फिर 4 से छोटा रह जाए। तो 2 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आता है, 4 में से 4 को घटाते हैं तो शून्य आता है। तो जिससे हम भाग देते हैं उसको डिवीजन बोल देते हैं, मतलब भाजक। जिससे भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं भाजक। जिसको भाग दे रहे हैं उसको बोल देते हैं डिविडेंड मतलब भाज्य। जिसको भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। और जितनी बार भाग देते हैं उसको बोलते हैं भागफल या फिर कोसेंट। और भाग देने के बाद जो भी शेष बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो जिससे भाग दिया भाजक, जिसे भाग दिया भाज्य, जितना भागफल, जितना भाग दे, जितनी बार भाग दिया भागफल, और जो बच गया उसको शेषफल बोल देते हैं। डिवीजन, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर, ये 4 चीजें हमको पता होनी चाहिए जिससे भाग दे रहे हैं। तो ठीक, या आप डिवीजन को समझते होंगे, बेहद ही छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं, बस एक उसका हल्का सा क्या है कि भैया भागफल एक रिवीजन हो गया, आपको पता भी होगा, हो सकता है कि आप लोगों को सब कुछ पता हो,
लेकिन ऐसे पढ़ाने का तरीका यही है, बेसिक से चलते हैं और आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक, तो ये होता है भाग। अब हमको क्या करना है, फैक्टर के बारे में जानना है। क्या है ना, अफेक्टर, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अफेक्टर के बारे में अब हमें जानना है, किसके बारे में, फैक्टर के बारे में। ठीक, तो भाग को हम जान गए कि भाग क्या होता है। अब हमको जानना है किसके बारे में, तो फैक्टर के, फैक्टर के, इसके बारे में जानना है, फैक्टर के। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, गुणनखंड के बारे में हमको जानना है। ठीक, आखिर होता क्या। एक और बात जो छूट गया, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डिवीजर, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, डिवीजर। यहाँ पे होता है डिविडेंड, और जितनी बार भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। क्या बोल देते हैं, कोसेंट। और यहाँ जो आता है उसको बोल देते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक, इसको ऐसे लिख लेते हैं और ये हो जाता है भाजक, जिससे भाग देते हैं भाजक, जिसे भाग देते हैं भाज्य, जितनी बार भाग देते हैं भागफल, जो बच जाता है उसको क्या बोल देते हैं, शेषफल। क्या बोल देते हैं, शेषफल। ठीक, जिससे भाग दिया भाजक, जिसे भाग दिया भाज्य, जितनी बार भाग दिया भागफल, जो बच गया उसको बोल देते हैं रिमाइंडर। ये होता है भाग। भाग मतलब बंटवारा। अब बात आती है फैक्टर की। एक चीज यहां से हमें यह जानना चाहिए कि जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा या फिर शेषफल होगा, इस भाजक से हमेशा छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। ये जो रिमाइंडर है इस डिवीजर से छोटा होगा, ये जो शेषफल है इस भाजक से छोटा होना चाहिए। ये हमेशा रूल है कि कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है ना, अगर इसको हम आर से डिनोट करें तो हमेशा छोटा होगा किससे, डिवीजर से। किससे छोटा होगा, डिवीजर से। इसको हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल डी से। तो कोई हमें सपोजेट बोल दे, कोई हमें बोल दे कि एक संख्या, कोई भी संख्या है, सपोजेट एक्स को हम 4 से भाग दे रहे हैं। कोई संख्या एक्स है, कोई संख्या एक्स, जो भी संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसको हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो रिमाइंडर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक रिमाइंडर आ सकता है 0, एक रिमाइंडर आ सकता है 1, एक रिमाइंडर आ सकता है 2 और एक रिमाइंडर आ सकता है 3। क्यों आ सकता है, क्योंकि एक कंडीशन हमने देखा कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा ही रहेगा। तो क्या क्या रिमाइंडर आने की संभावनाएं हैं, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। ये होता है क्या, कंडीशन। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल हम ले कि अगर हम 4 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 एकम 4, दिस इंप्लाइज शेषफल कितना बचा, 0। 5 को हम भाग दे देते हैं किससे, जैसे कि 5 को भाग देना है 4 से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 4 5, 4 एकम क्या होता है 4, रिमाइंडर कितना बचा। अगर हम 6 को भाग दे देते हैं 4 से तो 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आया 2। 7 को भाग दे देते हैं 4 से, इसका अर्थ क्या निकलेगा 4 7, 4 एकम 4, यहां से कितना आया 3। अब 8 को भाग दे देते हैं तो 4 दूना 8, अब रिमाइंडर कितना आया 0। देखा आपने, हमारा रिमाइंडर क्या बचा, पहला रिमाइंडर बचा 0 जब 4 को हमने 4 से भाग दिया, जब 5 को 4 से भाग दिया तो 1 आया, जब 6 को 4 से भाग दिया तो 2 आया, जब 7 को 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आया, और जब 8 को 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता है 0। क्या रिमाइंडर हमें 5 मिला, क्या नहीं, रिमाइंडर हमें 4 मिला, क्या नहीं, हमें क्या मिला 0 से लेकर के 3 तक। तो अगर हम किसी भी संख्या को 4 से भाग दे दें, किसी भी संख्या को अगर हम 4 से भाग दे दें तो इसका अर्थ यही निकलता है रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है 0 से लेकर के 3 तक। इसका मतलब रिमाइंडर आने की संभावना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 4 माइनस 1 तक। यही तो समस्या। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख क्या सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1। इसका अर्थ ये होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है और इसको हम y से अगर भाग दे देते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, और कहां तक जाएगा 0 से लेकर के y माइनस 1 तक, y माइनस
1 तक, मतलब कि या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, जो मतलब जो भी आएगा 0 से लेकर के y-1 तक, मतलब रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के y-1। जैसे किसी नंबर को हम 2 से भाग दे देते हैं, बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं इससे। अगर सपोज दैट कि हम किसी नंबर को अगर हम 2 से भाग देते हैं, हमारे डिविजर क्या है, हमारा भाजक क्या है, 2 है, तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है या फिर 1 है, या तो 0 है या तो 1 है, अगर हम 2 से भाग देते हैं। वैसे अगर मान लीजिए 3 से भाग दे देते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 3, 0 1 2। 4 से भाग देता भी देखा हमने, 0 1 2 3। अभी हमने एग्जांपल देखा है सीधे सीधे कि 4 का रिमाइंडर या तो 0 आएगा और आखिरी या तो 3 आएगा। 0 1 2 3, 4 भी नहीं आ सकता, ठीक। उसके बाद अगर सपोज हमको 28 से हम भाग दे रहे हैं, किसी नंबर को 28 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल आने की संभावना क्या क्या है, 0 1 2 3, और ऐसे करते कहां कहां तक, 27 तक। मतलब कि 28, अगर हम किसी संख्या को 28 से भाग दें तो शेषफल कभी 28 नहीं आएगा, कभी 29 नहीं आएगा। आने की संभावना है क्या, या तो 1 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 27 आ सकता है। बीच की संख्याएं जो होंगी मतलब 0 से लेकर के 27 तक आ सकते हैं। कब, जब हम किसी संख्या को 28 से भाग देते हैं तो शेषफल आने की मतलब इफ अगर मान लो डिविजर हमारा 28 है, या फिर भाजक हमारा क्या है 28 है, तो रिमाइंडर कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर के 27 तक, 0 से लेकर के 27। तो वही बात की गई है, अगर कोई नंबर हमारे पास x है, इसको y से हम डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर है या तो 0 आएगा, 0 से लेकर के y-1 तक आएगा, y-1 तक आएगा। तो भाजक से एक छोटा तक आएगा, 0 से लेकर के भाजक से एक छोटा तक हमारा शेषफल आने की संभावना होती है, ठीक। तो रिमाइंडर हमेशा क्या हुआ, यहाँ से क्या समझ पाए कि रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिविजर से छोटा होता है। और दूसरा पॉइंट ये देखें कि अगर हम कोई नंबर x है उसको y से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा और आखिरी रिमाइंडर क्या आ सकता है, y-1, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इतने सारे क्वेश्चन इस पे आप देखेंगे कि लगने वाले हैं, है ना। इसी एक कॉन्सेप्ट, छोटे से कॉन्सेप्ट पे हम डिवीजन सीखे होंगे बचपन में, और उसी का एक छोटा सा एक पॉइंट है। आना 1 से लेकर के 10 तक, मतलब कि जो आप कक्षा 5 4 5 से लेकर के 10 तक पढ़े हैं वही आता है सीजीएल में, वही आता है सीडीएस में, है ना। या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक यूपीएससी के सेट में भी 10th तक का ही सिलेबस पूछता है आपसे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा कि कक्षा 12 का गणित पूछ दिया आपको सी सेट में, और ऐसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में नहीं, सीक्यूएसआई में नहीं पूछता है। केवल और केवल 10 तक की गणित आती है, केवल और केवल कहां तक की आती है, 10 तक। बस वही होता है कि टाइम मैनेजमेंट और समझने की अंडरस्टैंडिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो आप पेपर को आराम से कर ले जाओगे, ठीक। तो ये बात हम यहाँ से सीखे कि अगर किसी नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, अगर x को हम y से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर इस नंबर से एक छोटा आएगा, y-1 तक, y-1, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, हमें पढ़ना क्या है, फैक्टर। क्या पढ़ना है, फैक्टर के बारे में जानना है। फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। चलो सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, 4 है। अब 4 के हम तो ऐसे हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई आता है ऐसा रैंडम बोलता है इसके फैक्टर्स बताओ कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब गुणनखंड बता दो। ऐसे रैंडम कोई बच्चा आता है पूछता है कि 4 के गुणनखंड बता दो, और गुणनखंड के बारे में हमारे कोई आइडिया नहीं होगा, आप लोग का आइडिया, लेकिन अभी मान के चलिए कि नहीं पता, ठीक। तो गुणनखंड का अर्थ यही होता है कि 4 किन किन संख्याओं से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगा, है ना। फाइंड आउट ऑल दोज नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड्स 4। इसका अर्थ ये निकला कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर हमें फैक्टर निकालना है तो उन संख्याओं का पता कर लीजिए जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, पूर्ण रूप से भाग दे देते हैं, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। जिन जिन संख्याओं से 4 पूर्णतः भाग चला जाएगा, जिन जिन संख्याओं से 4 पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा, उन्हीं संख्याओं को क्या बोल देते हैं, उसका गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड, ठीक। इसका अर्थ ये निकला कि जो हमारा रिमाइंडर था, जो शेषफल था, क्या आना चाहिए, 0।
क्या आना चाहिए, 0। ठीक, तो रिमाइंडर क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थ ये निकला कि अगर नंबर हमारे पास कोई x है, इसको अगर हम y से डिवाइड करते हैं, इफ x इज डिवाइडेड बाई y एंड दिस इंप्लाइज दैट रिजल्ट क्या आता है, रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है। रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो हम बोल देंगे x कंप्लीटली डिवाइड है किससे, y से, x पूर्णतः विभाजित है किससे, y से। तो यहां से हम कंसीडर करेंगे कि y x का एक फैक्टर, y क्या है, x का एक फैक्टर, y क्या है, x का एक फैक्टर। ठीक, y क्या है, x का एक गुणनखंड है। इसका अर्थ ये निकला कि अब चार एक फैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो उन संख्याओं का पता लगा दो, 4 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे, मतलब रिमाइंडर 0 दे देंगे। बस ये फाइंड आउट कर लेना है। तो 4 को कौन कौन भाग देता है, अगर 4 को हम 1 से भाग दे, 4 को 1 से भाग दे, 1 चौक को 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 4 को हम 2 से भाग दे, 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 4 को हम 3 से भाग दे, 3 एक कम 3, रिमाइंडर कितना बचा। 4 को हम 4 से भाग दे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक, अब देखिए बात जब गुणनखंड की छिड़ी थी तो बात यह हुई कि उन नंबर्स का, उन संख्याओं का पता लगा ले। जैसे कोई बोलेगा कि x के फैक्टर्स को बताओ या फिर 4 के फैक्टर्स को बताओ, तो उन नंबर्स को हम पता लगा ले कि जिनसे ये पूर्णतः भाग चला जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाए। तो जब हम 4 को 1 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बच जाता है, क्या बच जाता है, 0। जब 4 को 2 से भाग देते हैं तब भी रिमाइंडर 0 बच जाता है। जब 4 को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचता, कितना बचता है, 1। जब हम 4 को 4 से भाग दे देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाता है, 0। तो कौन कौन रिमाइंडर 0 दे रहा है हमें, कौन कौन रिमाइंडर हमें 0 दे रहा है, तो 4 को कौन कौन रिमाइंडर 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 4 दे रहा है। इसका अर्थ निकल के ये आया कि 4 के 3 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन, 1, 2 और 4। क्यों, क्योंकि 1 से जब हम 4 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। 4 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। 4 को जब हम 4 से भाग देते हैं तब रिमाइंडर हमें क्या बचता है, 0। इसी को बोल देते हैं फैक्टर। मतलब कि अगर किसी संख्या को हम किसी अन्य संख्या से भाग दे दे और रिमाइंडर हमारा शेषफल अगर 0 बच जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी, गुणनखंड। क्या कहलाएगी, गुणनखंड। If you are dividing any certain number x by y and we are getting remainder as 0, we are getting remainder as 0, 0 as remainder, and we are getting 0 as remainder, then y will be factor of x. If we are dividing any certain number x by any certain number y and we are getting remainder as 0, then we will consider y as factor of x. जब हम x को y से भाग देते हैं और रिमाइंडर हमें 0 बोल दे, तो हम बोल देंगे y क्या है, x का एक फैक्टर, x का एक गुणनखंड है, x का एक गुणनखंड है। और हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया कि 4 के गुणनखंडों को हमने निकाल लिया। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है कि किससे हम 4 को भाग देंगे कि रिमाइंडर 0 मिल जाता है। जब हम 4 को 1 से भाग दिए, रिमाइंडर 0, 4 को 2 से भाग दिए, रिमाइंडर 0, 4 को 3 से भाग दिए, रिमाइंडर 1, 4 को 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 0। तो जो रिमाइंडर 0 दिया है वही उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। वही क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। इन्हें बोल देते हैं गुणनखंड। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई मेरे। नोट करिए, नोट करिए। है ना, तो फैक्टर आप समझ पाए। तो इसका अर्थ ये निकल के आया, है ना, अगर किसी नंबर x को हम y से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए तो y क्या कहलाएगा, x का फैक्टर। तो y क्या कहलाएगा, y क्या कहलाएगा, फैक्टर किसका, x। ठीक, अभी डिटेल में इसको लिख लेते हैं। ठीक, ये बस एग्जांपल था। जैसे कोई बोलते 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 6 का हमको पता है, एक तो 1 से जाएगा, 1 into 6, एक क्या जाएगा, 2 into 3। तो कौन कौन फैक्टर है, एक 1 है, एक 2 है, एक 6 है, एक 3 है। देखिए 1 से 6 बार में भाग जाएगा,
6 से 1 बार में भाग जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा। तो 4 फैक्टर्स निकल करके आ गए, किसके? 6 के। एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 6 आ गया। ये हमारे क्या कहलाए? फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। किसके कहलाएंगे? फैक्टर्स। किसके? 6 के। ये सारे हमारे क्या है? क्या है? फैक्टर्स। ठीक। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना, टाइम ज्यादा हो जाएगा तो काफी पढ़ने लग होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि 45 मिनट्स में ही लेक्चर को एंड किया जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे की चीजें बची हैं उसको डिस्कस किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर के बाद मल्टीपल्स को पढ़ेंगे और फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बिना लाइक करने मत जाना, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।